हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था, सीबीआईसी ने दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सर्कुलर इशू किए हैं। सर्कुलर नंबर 139 एंड सर्कुलर नंबर 140। सर्कुलर नंबर 139 जिसमें जीएसटी रिफंड को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन दी गई है, मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्कुलर नंबर 140 की, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है क्लैरिफिकेशन सीबीआईसी की तरफ से आई है कि जो हमारे डायरेक्टर्स को रेम्यूनरेशन दिया जाता है उसके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। इसको लेकर काफ़ी सारे जजमेंट भी पास की गई हैं। काफ़ी क्वेश्चनेबल थी ये चीज़, जो कि आपके लिए क्लियर हो जाएगी। तो स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। उससे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, ये आपके सामने ओपन किया है सर्कुलर नंबर 149 जिसकी डेट है 10 जून। इस सर्कुलर में फर्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है कि काफ़ी सारी रिप्रेजेंटेशन जो है रिसीव हुई थी, जहाँ पे इस चीज़ को क्लियर करने के लिए बोला गया था कि जो डायरेक्टर्स के द्वारा दी गई सर्विस है वो हमारे शेड्यूल 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में आती है, जहाँ पे एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई रिलेशन की बात की जाती है कि सर्विस बाय एंड एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट। क्या ये इस जो है शेड्यूल 3 में फॉल करती है, जो डायरेक्टर कंपनी को सर्विस देते हैं वो, या फिर वो हमारी नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 की एंट्री नंबर 6 में फॉल करती है, जहाँ पे जो है कंपनी को इस पे आरसीएम देना होगा। तो इस चीज़ को सीबीआईसी ने क्लियर किया है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि द इशू ऑफ रेम्यूनरेशन टू डायरेक्टर हैज़ बीन एग्जामिन्ड अंडर 2 डिफरेंट कैटेगरी। तो इस इशू को 2 कैटेगरीज में रख करके एग्जामिन किया गया। पहली कैटेगरी थी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, जो कि कंपनी के एम्प्लॉय नहीं होते हैं। पहली कैटेगरी में उनको रखा गया। सेकंड में रखा गया होल टाइम डायरेक्टर्स, जो कि कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं, इंक्लूडिंग मैनेजिंग डायरेक्टर। सेकंड कैटेगरी उनकी थी। अब बात करेंगे फर्स्ट कैटेगरी की। एक बार मैं आपको इस सर्कुलर का जो क्रक्स है वो बता रही हूँ, उसके बाद हम ये पूरा सर्कुलर रीड करेंगे। तो फर्स्ट जो कैटेगरी थी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की, वो हमारे शेड्यूल 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 में नहीं आती है, क्योंकि वो कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है। तो कोई भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन यहाँ पे नहीं है। तो इस केस में कंपनी को आरसीएम पे करना होगा अगर वो कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को रेम्यूनरेशन पे करते हैं, या उन डायरेक्टर्स को जो कि कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है। तो ऐसे केस में कंपनी आरसीएम पे करेगी। नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी आती है वो आती है होल टाइम डायरेक्टर्स, जो कंपनी के एम्प्लॉय हैं। अब यहाँ पर जो है इस चीज़ को देखा गया कि क्या जो हमारे डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन ले रहे हैं जो कि कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, क्या वो ड्यूअल कैपेसिटी में काम तो नहीं कर रहे हैं। मीन्स कि एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉई कॉन्ट्रैक्ट के अंडर काम कर रहे हैं। सेकंड, हो सकता है उनका अपना कोई पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट हो कंपनी के साथ, जिसकी वजह से उनको जो है रेम्यूनरेशन मिल रही हो, एज अ प्रोफेशनल फ़ीस वो कुछ रिसीव कर रहे हों। तो इस चीज़ को कंसिडर किया गया। अब इस चीज़ में इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर भी जो है प्रोविजंस को चेक किया गया कि जो रेम्यूनरेशन जहाँ पे कंपनी सेक्शन 192 के अंदर टीडीएस डिडक्ट कर रही है वो सैलरी है का पार्ट है। सेकंड, वो रेम्यूनरेशन का वो पार्ट जहाँ पे कंपनीज सेक्शन 194 के अकॉर्डिंग, यानी कि प्रोफेशनल फी फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज के अकॉर्डिंग टैक्स डिडक्ट कर रही है, उस चीज़ को भी ध्यान में रखा गया। तो यहाँ पे जो क्रक्स निकल कर के आया वो ये आया कि कंपनी की बुक्स में रेम्यूनरेशन का वो पार्ट जो एज अ सैलरी दिखाया जा रहा है, और जहाँ पे कंपनी जो टीडीएस डिडक्ट कर रही है वो सेक्शन 192 के अकॉर्डिंग टीडीएस डिडक्ट कर रही है, वो हमारे शेड्यूल 3 की एंट्री में फॉल करेगा, यानी कि सर्विस बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। और रेम्यूनरेशन का वो पार्ट जहाँ पे कंपनीज अदर देन सैलरी हेड में जिसको शो कर रही हैं, और जहाँ पे जो टीडीएस है वो सेक्शन 194 के अकॉर्डिंग डिडक्ट किया जा रहा है, तो वो जो पार्ट होगा वो हमारे शेड्यूल 3 के स्कोप से बाहर है, और वो हमारा नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 की जो एंट्री नंबर 6 है उसमें फॉल करेगा, जहाँ पे कि जो 194 के अंदर टीडीएस डिडक्ट किया जा रहा है, तो उस पर कंपनीज़ को आरसीएम पे करना होगा। आई होप ये छोटा सा क्रक्स आपको समझ में आ गया है कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं
उनको अगर रेमुनरेशन पे किया जा रहा है तो वो तो आपका क्लियरली RCM के अंडर आएगा। अब जो कंपनी के एम्प्लॉई हैं, जो डायरेक्टर्स, होल टाइम डायरेक्टर्स कंपनी के एम्प्लॉई हैं और एज एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सर्विसेज दे रहे हैं और उनका TDS सेक्शन 192 के अकॉर्डिंग डिडक्ट हो रहा है, वहाँ पे RCM एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर कोई दूसरा कॉन्ट्रैक्ट साइड बाय साइड चल रहा है जहाँ पे कंपनी उनको रेमुनरेशन जो है पे कर रही है एज अ प्रोफेशनल फ़ी और उनका TDS सेक्शन 194J में डिडक्ट किया जा रहा है, तो वहाँ पे कंपनी RCM के अंडर टैक्स पे करेगी। अब बात करेंगे सर्कुलर की। इस सर्कुलर में भी यही दो चीज़ें बताई गई हैं। पहला तो आता है उन डायरेक्टर्स की बात की गई है वो आर नॉट द एम्प्लॉय ऑफ कंपनी, यानी कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की यहाँ पे बात की गई है। इन रिस्पेक्ट ऑफ सच डायरेक्टर हु आर नॉट द एम्प्लॉय ऑफ द सेड कंपनी, द सर्विस प्रोवाइडेड बाय देम टू द कंपनी इन लिeu ऑफ रेमुनरेशन एज अ कंसिडरेशन फॉर सेड सर्विस आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ शेड्यूल 3। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को जो रेमुनरेशन पे किया जा रहा है वो कंपनी के एम्प्लॉय भी नहीं है, तो वो शेड्यूल 3 के स्कोप से बाहर है। ऐसे केस में द रिसिपेंट ऑफ सैड सर्विस यानी कि जो कंपनी है इज़ लाइबल टू डिस्चार्ज द एप्लीकेबल GST ऑन RCM बेसिस। अब बात आएगी लेविबिलिटी ऑफ GST ऑन रेमुनरेशन पेड बाय कंपनी टू डायरेक्टर जो कि कंपनी के एम्प्लॉय हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था वंस इट हैज़ बीन एसरटेन वेदर अ डायरेक्टर irrespective of name and designation is an employee, it would be pertinent to examine whether all the activity performed by director are in course of employer-employee relationship। तो यहाँ पे चेक करना होगा कि जो सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं वो एज एन एम्प्लॉयर-एम्प्लॉय रिलेशनशिप के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं या उनका कोई सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। नाउ it is also pertinent to note that similar identification and treatment of director remuneration similar जो is also present in income tax act। तो income tax act के अंदर जो ट्रीटमेंट दी जाती है उसको भी कंसीडर करना है। The salary paid to director are subject to TDS under section 192 of the Income Tax Act 1961 and in case where remuneration is in the nature of professional fee and not salary, the same is liable for deduction under section 194J। तो इनकम टैक्स के अंदर जो ट्रीटमेंट दी जाती है उसको भी यहाँ पे कंसीडर किया गया। सैलरी का वो पार्ट जो एज अ रेमुनरेशन का वो पार्ट जो एज अ सैलरी पे किया जाता है और जहाँ पे सेक्शन 192 के अंदर TDS डिडक्ट किया जाता है, और सैलरी का वो पार्ट जो एज अ प्रोफेशनल फ़ी रेमुनरेशन का वो पार्ट जो एज अ प्रोफेशनल फ़ी पे किया जा रहा है उसमें सेक्शन 194J के अकॉर्डिंग TDS डिडक्ट होता है। Accordingly, it is clarified that part of director remuneration which are declared as salary in the books of company and subject to TDS under section 192, तो remuneration का वो part जो कंपनी की बुक्स में एज अ सैलरी दिखाया जा रहा है और जहाँ पे TDS भी सेक्शन 192 के अकॉर्डिंग डिडक्ट किया जाता है, आर नॉट टैक्सेबल बीइंग कंसिडरेशन फॉर सर्विस बाय एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू द एम्प्लॉयमेंट इन टर्म्स ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ CGST एक्ट। तो वो जो है जो सैलरी का वो पार्ट जो कंपनी की बुक्स में एज अ सैलरी दिखाया जा रहा है और 192 के अकॉर्डिंग वहाँ पे TDS डिडक्ट किया जा रहा है, उसे माना जाएगा कंसिडरेशन जो है फॉर सर्विस बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू बिजनेस, जो कि हमारे शेड्यूल 3 कहता है कि ऐसी सर्विसेज पर GST एप्लीकेबल नहीं होता। एंड इट इज़ फर्दर क्लैरिफाइड part of employee director remuneration which is declared separately other than salary in the company's account and subject to TDS under section 194J। अब सैलरी का वो पार्ट जिसे अदर देन सैलरी हेड में दिखाया जा रहा है और जहाँ पे TDS 194J के अकॉर्डिंग डिडक्ट किया जा रहा है इज़ आउटसाइड द स्कोप ऑफ शेड्यूल 3। वो शेड्यूल 3 के स्कोप से आउटसाइड है, बाहर है, वहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन जो है नहीं है। Now in terms of notification number 13/2017 dated जो कि 28 जून को आई थी, the recipient of said service the company is liable to discharge the applicable GST on RCM basis। तो ऐसे केस में जो कंपनी होगी जो रिसिपेंट है वो RCM के अंडर वहाँ पे टैक्स पे करेगी। तो बेसिकली दो चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई हैं आपको, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स और होल टाइम डायरेक्टर हु आर द एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी। 2 कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइड किया गया है और अकॉर्डिंगली चीज़ों को देखा गया है कि क्या RCM एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा।
तो आई होप यहाँ से आपकी सभी कन्फ्यूजन्स हो गई हैं क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।